नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि साथियों मैंने आपसे वादा किया था 16 नवंबर से आपको हर विषय का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो आज से वो सिलसिला शुरू हो गया है और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाना। इसमें आपको हम हर प्रश्न का उत्तर व्याख्या के साथ बताने वाले हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। आप चेक करें आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न क्या है? प्लेग है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो देखिए साथियों, जो प्लेग है जो कि एक रोग होता है, यह जीवाणु जनित बीमारी होती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह संक्रमण रोग है जो पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के से फैलता है और इससे मानव फेफड़ा प्रभावित होता है और प्लेग रोग का वाहक होता है चूहा। ये आप पॉइंट ध्यान रखें। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, बताना है गैसीय अपशिष्ट क्या है। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट पकड़ लें। गैसीय अपशिष्ट मतलब गैसों की बात हो रही है। तो भैया यहाँ पर तो क्या है, गंदा पानी है, छिलके हैं, कचरा है। तो यहाँ पर हम देखें लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है यह गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं जिससे जो आपका डाउट है साथ साथ वो भी क्लियर होता चले। देखिए, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं और इससे क्या है, हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्र की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में जो आग लगती है उससे निकलने वाला धुआं, ये सभी क्या है, गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपको हर प्रश्न की व्याख्या साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूं जिससे जो आपका टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए और जो नए प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो भी आपके साथ में कंप्लीट होते जाए। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बताएंगे आप लोग। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कायक जनन द्वारा वितरित जो पौधे होते हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है जो कायक जनन है यह एक आलैंगिक जनन प्रक्रिया है। ठीक है, और कायक जनन के द्वारा जो वितरित पौधे हैं यह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है भाई आपको हमारे ग्रुप जो नया ग्रुप बनाया है पेड ग्रुप उसमें मिल जाएगी। ठीक है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो देखिए, एक जीव लाभ लेता है, यहां पर दोनों जीव की बात नहीं की गई कि दोनों लाभान्वित होते हैं। यहां पर क्या है, एक जीव लाभ लेता है दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना, तो बताना है क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाएगा सहभोजी। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए यहाँ कहा भी गया है सहभागिता, यह सहभोजी, यह दो भिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरवार्य क्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जीव को इससे कोई हानि नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे गैस्ट्रोपेट कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है।
ठीक है। तो इससे क्या है, देखिए समुद्री एनीमोन को क्या होता है, उससे लाभ होता है, ठीक है, लेकिन उससे केकड़े को कोई हानि नहीं होती। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। देखिए मोर क्या है, मोर किसको खाएगा, सांप को खाएगा, सांप किसको खाएगा, कीड़ों को खाएगा और कीड़ा खाएगा हरे पौधों को। तो बताना है मोर का पोषण तल क्या है। तो यहां पर हम देखें जो मोर है भैया वो सबसे ऊपर आ रहा है, अर्थात मोर यहां पर क्या है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसकी जगह पर आपको नेम में चेंज मिल सकते हैं, तो आप लोग इस क्रम से यहां पर देख लेना कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कायंत्रस सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो देखिए भाई ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये अपने भैया आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और स्लेट, संगमरमर ये भैया आएंगे हमारे कायंत्रस चट्टानों के अंतर्गत। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो संगमरमर है यह कायंत्रस सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे महासागर हैं बताना उसमें उनमें इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो देखिए महासागरों में NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। बताना है किसी नदी के जो प्रदूषण स्तर है उसकी माप किससे की जाती है। तो देखिए भाई STP, ATP, BOD या फिर WPL। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। BOD से नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। तो देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, परंतु इसमें जो ह्यूमस है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। और यह जो मिट्टी है ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। निर्माण कैसे होता है, कितने क्षेत्रफल पर है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह क्या कहलाते हैं। द्वितीय चरण के उपभोक्ता, प्रथम चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो देखिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो भैया हरे पेड़ पौधों पर निर्भर कौन रहते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया,
ठीक है, ये क्या है, हरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये भैया हमारे प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और किसी भी छात्र को कोई डाउट रहता है बेफिक्र होकर भाई आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। चलिए यहां पर क्या कहा गया है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सृजनात्मकता विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो समस्या समाधान विधि है इसका गुण क्या है, सृजनात्मकता विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि और चयनात्मकता। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। क्या कहा गया है देख लेते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपकू आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिपकू आंदोलन से जब बात की जाए कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है तो भैया उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, चमोली जिले का रैणी गांव है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, चिपकू आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित था, ये भी आप ध्यान रखना। और भी अन्य यहां पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, और वृक्षों की कटाई के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें जो लोग थे वो वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था पहले हमारी आपको हमारी हत्या करनी पड़ेगी या हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वृक्ष काट सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपकू आंदोलन, क्योंकि लोग इसमें क्या है वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या कहा गया है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। किसी स्थान का आजीवीय चक्र, परस्पर क्रिया करने वाला समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ये इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगी। ठीक है, देखिए यहां पर इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। इकोसिस्टम जिसे हिंदी में कहा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल होते हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर्वार्य क्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। प्रश्न क्रमांक 14, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा लाभ तो ये है भाई कि जो हमारे हाथ हैं वह स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। देखिए भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं भाई हम सीस्मोग्राफ से। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यहां पर सीस्मोग्राफ की जगह यदि आपको लिखा मिले रिएक्टर स्केल तो भी यहां पर आपका रिएक्टर स्केल करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, या तो आपको सीस्मोग्राफ मिलेगा ऑप्शन में, या फिर रिएक्टर पैमाना मिलेगा। ओके, इसमें जो रिएक्टर पैमाना होता है 0 से 9 तक अंक होते हैं तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता को बताता है। ठीक है, भूकंप जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या कहा गया है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बताना है कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकटतम है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। आप लोग भाई क्रम याद रखो, सूर्य से बढ़ते हुए में नाम सुन लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो सबसे पास कौन है, सबसे पास है बुध। ठीक है, और सबसे दूर कौन है, वरुण। ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप क्रम देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो बुध ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो भैया मेरे जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये कहां पर है, ये है हमारे गुजरात में। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। बिल्कुल सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। बिल्कुल भाई, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये विशेषता नहीं है निरीक्षण विधि की, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भाई लोग आपको बता दें संस्कृत और मैथ हर विषय का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही का मतलब है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, या होता है तो ना के बराबर होता है। पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ध्यान रखना भाई, आजकल वाहिनी ईंधनों में सबसे अच्छा पर्यावरण स्नेही ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहा जाएगा सीएनजी गैस, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यह वाहिनी ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण है वह ना के बराबर प्रदूषित होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। ठीक है, और बताना इसमें देखिए, इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन होता है। यहां से प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो ध्यान रखना मीथेन है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए यहाँ पर कहा गया है सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जैसा कि अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं चिपको आंदोलन को लेकर, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, और भैया मैंने सारे प्रश्न करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है मैंने यह प्रश्न नहीं करवाए, कई बार यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है वो है हमारी प्रोटीन। देखिए यहां कहा गया है सेंगर ने पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्होंने 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकणों में, मूल शीर्ष में, तने में या फिर परागकोश में? तो भैया जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वह परागकोश में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होते हैं तो यदि आपको देखिए जैसे इसका आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर आप आंसर सोचें, फिर आप वीडियो को पुनः प्ले कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। देखिए यहां कहा गया है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है जहां परागकण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 में क्या कहा गया है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर? तो देखिए बता चुका हूं भाई प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? गाय, बकरी, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता तो है ना। तो भैया प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं तो भैया द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान रखना। ओके, और जो उत्पादक हैं वो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। और देखिए यदि आपने हर सब्जेक्ट के भाई 50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर होगा, बस यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, यहां पर बोला गया है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी औषधि है? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासिटामोल या फिर लेप-52? तो देखिए यहां पर बता दें ये सभी को पता है ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है औषधि कौन सी? पैरासिटामोल। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, और मलेरिया के उपचार में क्या होता है? कोनेन नामक दवा का यूज होता है जो सेनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, वहां से भी प्रश्न आता है दूध निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? सॉरी, दूध नहीं है यहां पर दही है, माफ कीजिएगा मेरे को, है ना। तो देखिए दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो दही निर्माण के लिए कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी?
मानव रुधिर से मतलब पता है क्या है, मानव ब्लड, जो ब्लड होता है ना इसके वर्ग होते हैं ना, तो बताना इसकी खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने की थी भाई, लॉर्ड स्टीनर ने। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहां कहा गया है मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कॉल लॉर्ड स्टीनर ने वर्ष 1901 में की थी। ठीक है, इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा था, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और जो ए बी वर्ग होता है ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है। मतलब क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। प्याज आलू अदरक हैं, बताएंगे आप लोग प्याज आलू अदरक क्या है। और चलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि प्याज आलू और अदरक क्या है। हम चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 29 पर। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, बताइए आप लोग एक कोशीय सूक्ष्म जीव कौन सा है। एक कोशीय का मतलब क्या है, जिसमें एक कोशिका होती है उन्हें कहा जाएगा एक कोशीय सूक्ष्म जीव। तो जो पैरामीशियम है भाई, यह एक कोशीय सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। पादप उत्पाद मतलब क्या है, पौधे का उत्पादन। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा पादप उत्पाद या पौधे का उत्पाद साबुन का विस्थापन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रीठा। देखिए जो रीठा है भाई, यह पादप का उत्पाद होता है जो कि साबुन का विस्थापन है। रीठा का जो प्रयोग है बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ लिए हैं। आपने प्रैक्टिस सेट में 30 में से कितना स्कोर किया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने 28 प्लस स्कोर किया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और यदि आपने 25 प्लस किया है तो हम अच्छी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपने 25 से कम किया है तो भैया अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कितना अधिक कंपटीशन है वर्ग 3 में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।